Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of coordination compounds. That is chapter 9. पिछले पार्ट के अंदर हमने जो आइसोमेरिज्म होती है उसका जो सेकंड टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको कंप्लीट किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स में हमने डिस्कस किया था, और किस टाइप के कंपाउंड्स इस तरीके की क्या दिखा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमने आपको मतलब जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, और जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सोल्व करेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, कि भाई जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो इसके बॉन्डिंग में मतलब इनके अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ हाउ दे अडेप्ट एडेप्ट एनी स्ट्रक्चर, कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोई भी स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्यों एक्वायर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग थ्योरीज हैं जिनके बेस पर हम बॉन्डिंग बता सकते हैं। लेकिन या अगर किसी चीज के लिए जैसे यहाँ पर हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, किसी चीज के लिए अगर बहुत सारी क्या होती हैं, थ्योरीज होती हैं, इसका मतलब कि भाई पहले एक थ्योरी आई, उसमें कुछ लिमिटेशन आ गई। ठीक है, फिर उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक और थ्योरी आई। ठीक है, फिर उस थ्योरी में भी क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई। फिर एक और थ्योरी आई, फिर एक और थ्योरी आई। तो अगर किसी चीज को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा थ्योरी है, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहले थ्योरी आई थी उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, तभी सेकंड आई है, और सेकंड के बाद थर्ड तब आई थी जब सेकंड में कुछ लिमिटेशन रह गई है, और ये ऐसे ही चलता रहता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी जिससे हम बॉन्डिंग का पता लगा सकते हैं वो आई थी वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग डिस्कवर करने के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अल्फ्रेड, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब क्या किया, ये पहली थ्योरी है बॉन्डिंग की। ठीक है, हम सिर्फ आपको कितनी थ्योरी पढ़ाएंगे, 3 थ्योरीज पढ़ाएंगे। जो बाकी की 2 थ्योरी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लिगेंड थ्योरी, ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज दिस विल रिमेन ए मिस्ट्री टू यू, कि भाई मिस्ट्री रह जाएगी, क्योंकि आपने मतलब 12th क्लास के बाद अगर आप केमिस्ट्री नहीं लेते हैं तो वो चीज तो आप जान ही नहीं सकते, मिस्ट्री रह जाएगी। हाँ, अगर कोई क्यूरियस होते है कि भाई लेने के बाद, ना लेने के बाद भी उसको कंटिन्यू करता रहे तो वो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो उस टाइम पे तो मतलब काफी स्कोप था, और ही वॉज द फर्स्ट फर्स्ट रशियन और जर्मन जो भी है, मतलब फर्स्ट केमिस्ट था अपनी कंट्री से जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने NiCl2 और अमोनिया की रिएक्शन कराई, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग टेम्परेचर पर। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, लेकिन उनको क्या मिला, कंपाउंड जो है वो अलग अलग मिले। ठीक है, NiCl3.6NH3। ठीक है, NiCl3 5NH3। ठीक है,
NiCl3 4NH3, ठीक है, NiCl3 4NH3। हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई आपको जो ये कंपाउंड मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इनके जो कलर हैं वो अलग अलग कलर मिलेंगे। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपने देखा कि भाई इस तरीके से कैसे हो रहा है। तो अगर आप किसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप क्या करते हैं, इसमें अगर आप AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो आपको 3 मोल AgCl मिलता है। अब आपने पढ़ी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी है 10th क्लास के अंदर कि भाई जब सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करते हैं तो वो सिल्वर क्लोराइड का, तो इसमें क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 3 क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तभी क्या हो रहा है, तभी इसमें आप कह सकते हैं कि तभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके 2 कलर आते हैं। ये दो कंपाउंड है ना, ये अलग अलग हैं, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो वॉयलेट बोल लो आप इसको, और एक का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और एक का ऑरेंज होता है और एक का वॉयलेट होता है। ये ऑरेंज हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया वॉयलेट, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। ये वाला वॉयलेट हो गया, ठीक है, ये ब्लू होता है शायद। तो अब आपने देखा कि भाई इनके कलर कैसे डिफरेंट हो गए। आपने तीनों चीज सेम ली, निकल क्लोराइड लिया, अमोनिया लिया, दोनों चीज ली और उसको रिएक्शन करा दिया, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिले और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम। इसमें कराया तो इसमें आपको 2AgCl मिला, ठीक है, और इन दोनों में कराया तो आपको सिर्फ 1AgCl मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला तो करता है 3 क्लोराइड आयन, ये करता है 2 क्लोराइड आयन, और ये दोनों मिलके करते हैं सिंगल क्लोराइड आयन रिलीज व्हेन दे आर डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब जो NH3 है जिस बॉन्डिंग से, उसी बॉन्डिंग से Cl भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इन सभी कंपाउंड्स की क्या करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या दिए, पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब है कि कुछ रूल्स दिए कि किनको हम फॉलो करके, या आप कह सकते हैं पोस्टुलेट का मतलब है कि कंक्लूजन। जब उन्होंने इसको स्टडी किया इस चीज को, तो उन्होंने क्या दिए, अपने पोस्टुलेट्स दिए, कंसिडरेशन दी कि भाई क्या हम क्या कह सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उन्होंने बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। आफ्टर, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था। उन्होंने निकल क्लोराइड और अमोनिया को लिया, उनकी रिएक्शन कराई, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिले। उन कंपाउंड्स के अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई तो उसमें अलग अलग क्या मिले आपको, सिल्वर क्लोराइड के मोल्स मिले, ठीक है। तो उसी बेस पर इन सभी डाटा को स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, और उन कंक्लूजन को यूज करके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्नर थ्योरी से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और इसके लिमिटेशंस, ठीक है। तो आज हम इस क्लास के अंदर वर्नर थ्योरी को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी के, पोस्टुलेट क्या क्या हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, यहां पर पोस्टुलेट्स में पहला ये क्या कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the central metal ion exhibits 2 type of valencies. First is primary valency and secondary valencies, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
central metal atom exhibit two valencies, namely कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, और सेकंड पोस्टुलेट क्या है उनका, सेकंड पोस्टुलेट ये कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज आयनाइजेबल। ठीक है, आयनाइजेबल का मतलब है कि वो आयनिक फॉर्म में होती है, एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल एंड दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, और जो कंपाउंड आयनाइजेबल होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एंड इट shows the oxidation state या oxidation number of central metal atom। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा वर्नर थ्योरी के अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, कौन सी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। तो आप बताएंगे थर्ड, सेकेंडरी वैलेंसी is non-ionizable and directional in nature, because it is equal to the number of lone pairs donated to central metal atom from bonded from ligands। जो लिगेंड्स इसके साथ बॉन्डेड होते हैं वो कितने क्या करते हैं, कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं वो इसके बराबर होते हैं, एंड जनरली इट represents its coordination number। ठीक है, जो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की, ठीक है, क्या हो जाएगी, मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसकी स्ट्रक्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके स्ट्रक्चर के लिए जो आपके क्या होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये पोस्टुलेट्स बहुत जरूरी है, ये पता होने चाहिए, हर एक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि डिफाइन द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको तीनों थ्योरी के पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला पोस्टुलेट बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, एंड इन जनरल वी कैन से दैट प्राइमरी वैलेंसी is correspond to the oxidation state or oxidation number of the central metal ion. Next, secondary valency is non-ionizable and directional, and because it is equal to the number of lone pair donated by the ligands to the central metal ion. Now we will talk about that. Fourth point is secondary valency are the responsible for the structure of the complex ion.
because the bonded ligand by the coordination bond are directed in a fixed position around the central metal ion. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बुक के अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर, उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पास दूसरी बुक है, रेफरेंस बुक हमने लगवा रखी है, उनसे आप पढ़ सकते हैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी इज responsible for the structure of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बिकॉज द ligands are at fixed position in space around the central metal atom. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए तो उन्होंने बताया कि अगर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और 5 है तो स्क्वायर पिरामिडल, या आप कह सकते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट चीजें बता सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग के बारे में पता होना। अल्फ्रेड वर्नर की जो थ्योरी थी वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, उन्होंने कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया और उसके बेस पर अपने पोस्टुलेट्स उन्होंने बता दिए, लेकिन इतना सब कुछ काम करने के बाद ही उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी उनके काम में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। वैसे उन्होंने ये तो सही बताया कि भाई दो तरीके की बैलेंसेज हो गई, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया। ठीक है, ये बात उन्होंने बता दी कि भाई जो मेटल सेंट्रल मेटल आयन होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दो चीजें शो करते हैं। ठीक है, जो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है वो उसको कौन सेटिस्फाई करता है? इट इज सेटिस्फाइड बाय द एनाइंस विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन और विच आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है दे आर सेटिस्फाइड बाय द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, जितने लिगेंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स करते हैं। ठीक है, तो और स्टीशियोमेट्री जो होती है कंपाउंड्स की, जैसे यहाँ पर ये है, ये स्टीशियोमेट्री की वजह से ही होगा। तो स्टीशियोमेट्री में क्या होता है? बॉन्ड मोड ऑफ अटैचमेंट सेम होता है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, और जो आपका क्या होता है? आयनाइजेबल वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी फॉर द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे वो ये नहीं बता पाए कि कुछ लिमिटेड ओनली
सम पार्टिकुलर एलिमेंट्स वर एबल टू मेक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो थोड़े से एलिमेंट ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी नेचर डायरेक्शनल क्यों होती है ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन होते क्यों है ये नहीं बताया, ठीक है। थर्ड, उन्होंने जो उसकी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसको भी डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। तो आप इसमें लिमिटेशंस लिखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। व्हाट वर द लिमिटेशंस, आइए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस थे। ये बहुत आसान है, इसको जब आप पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। लिमिटेशंस में पहला आता है, ही कुड नॉट explain why only limited elements were able to form coordination compounds, ठीक है, कि कुछ ही लिमिटेड एलिमेंट्स क्या थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में एबल थे, ठीक है। सेकंड, ही कुड नॉट explain the directional nature of coordination compound, ठीक है। और थर्ड, he could not explain the magnetic and optical properties of coordination compound, ओके। आई बात समझ में। तो ये तीन मेन लिमिटेशंस थी किसकी, कोऑर्डिनेशन वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक तो वो ये नहीं बता पाए कि बस कुछ ही एलिमेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है। दूसरा, वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्शनल क्यों होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं इस बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। वर्नर थ्योरी के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ गया अभी क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ पर हम ही देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ गया, देखता हूं मैं, क्वेश्चन यहीं पर था। हाँ, यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या दे रखे हैं, टाइप फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को यूज करके क्या होता है, इन फॉर्मूलों को यूज करके आप बताएंगे इसमें, जैसे आपके पास है PCl 2 4NH3, ठीक है, मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड। तो जब हम इसमें AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कितने मोल मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। सॉरी, ये PD है, मैंने PdCl2, ठीक है।
Next is NiCl2.6H2O, that is 2. PtCl4.2HCl, it gives 0. Next is COCl2.4NH3, Cl3 है ये, it will give 1. ठीक है. नेक्स्ट PtCl2 2NH3, यहाँ पर आपको मिलता है 0. तो अब इसमें आपको क्या बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी बतानी है. तो प्राइमरी वैलेंसी तो इसके बराबर हो जाएगी भाई, कि भाई जितने आयंस मिल रहे हैं, जितने मोल्स मिल रहे हैं AgCl के, वही उसकी क्या हो जाएगी, दिस आर द प्राइमरी वैलेंसीज. मतलब ये 2 आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ. ठीक है. ये 2 करेगा, इसके ऊपर यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है. यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज था, चार्ज तो है, सॉरी, चार्ज तो रहेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर कोई भी आयंस ये प्रोड्यूस नहीं करना है. तो आपको तो इसमें क्या बताना है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है. ठीक है. तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2 और 2 कितने हो गए भाई, बताओ. देखो ये भी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये भी, क्योंकि तभी तो इसने यहाँ पर कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं किया. तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है यहाँ पर. ठीक है. सेकेंडरी वैलेंसी, तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर 2 आयन इसने प्रोड्यूस कर दिया, मतलब ये बाहर है, आयनाइजेबल है, और ये नहीं है आयनाइजेबल, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4. यहाँ पर 2 आयन कर दिया, लेकिन 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो होगी 6. यहाँ पर कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी अटैच्ड है और ये भी अटैच्ड है, तो 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ये हो गया 6. 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, एक आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो Cl के यहाँ पर 3 है, तो एक यहाँ चला गया, 2 बच गए, और 2 और 4 यहाँ पर, तो टोटल हो गया 6. यहाँ पर कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2 Cl और 2 NH3 क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 4. ठीक है. तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि भाई जितने आयंस वो बना रहे हैं, उतने आयंस उसमें से कम कर दो, और जितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बच जाएं सेंट्रल मेटल आयन को छोड़कर, वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी. जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बना रहा था, तो इन 2 को हमने छोड़ दिया, बाकी बचे 4, तो 4 की मतलब 4 सेकेंडरी वैलेंसी हो गई. बाकी यहाँ पर क्या कर रहा था, ये 2 यूज कर रहा था, तो इन 2 को हमने लिया नहीं, लेकिन 6 है, 2 जितनी यहाँ पर ये Cl नेगेटिव आयन दे रहा है, उतने कम करके यहाँ पर कर लेते हैं. यहाँ पर कोई भी Cl नेगेटिव आयन नहीं दे रहा है, इसका मतलब सभी क्या है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है. ठीक है. तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं. आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के अंदर, एग्जाम्पल का है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें टॉपिक वाइज. ठीक है. और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.